मार्केट आउटलुक पर चर्चा के लिए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। बहुत टफ मार्केट है, ये ट्रिगर्स का अभाव रहा है। ऐसे में आपकी एडवाइस क्या होगी? आपका इस समय व्यू क्या है मार्केट को लेकर? गुड मॉर्निंग अनुज, नमस्कार। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई डोंट नो आप क्यों कह रहे हैं कि मार्केट टफ मार्केट है। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। आप ब्रॉडर मार्केट को देखिए, निफ्टी को देखते रहेंगे तो ऐसी फीलिंग आएगी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में काफी एक्शन है। आपने मार्च क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखे, बहुत अच्छे थे। हमें लग रहा था कि ये गल्फ क्राइसिस की वजह से मार्जिन प्रेशर आएंगे तो जून क्वार्टर्स के नंबर इतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन ब्रॉड मार्केट में अगर देखो तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। इनफैक्ट लार्ज केस में भी ठीक ही है, इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो स्टॉक पिकिंग अप्रोच अगर अपना के चलते हैं इंडिया की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को देख के, एंड देयर आर सो मेनी थीम्स दैट आर वर्किंग टुडे दैट जस्ट लुकिंग एट द निफ्टी से मुझे लगता है एक इंप्रेशन खराब होती है मार्केट की। लेकिन मैं तो कहूंगा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। हमारे जो फंड्स हैं उन्होंने भी स्टॉक पिकिंग से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो मेरे ख्याल से ये कहना बिल्कुल सही नहीं कि मार्केट टफ है। ऑफकोर्स मार्केट हमेशा टफ रहती है। मार्केट्स का नेचर ही है कि वोलेटाइल रहना है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड तरीके से स्टॉक पिकिंग करते हो, अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हो, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मेरे जी, मैं इसलिए बोला टफ मार्केट क्योंकि अभी फंड के रिटर्न्स नहीं आ रहे ना। आप ही देख लीजिए, आपके फंड का क्या रिटर्न रहा होगा पिछले 2 साल का, 3 साल का, कंपेयर टू जो 2022 से 24 का था। तो टफ तो है ना मार्केट। बिल्कुल टफ नहीं है अनुज। आपने पूछा तो मैं जवाब दे देता हूँ। हम्म। जब हमने फंड लॉन्च किया था नवंबर 2024 में, तब यही क्वेश्चन आ रहा था कि फंड क्यों लॉन्च कर रहे हो, टफ मार्केट है। हमने बोला देखिए, देयर आर एटलीस्ट 8 to 900 स्टॉक्स इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस जहां पे स्टॉकिंग करनी है, और हम वो करेंगे। और आज का मैं कहूं तो मार्केट्स स्मॉल कैप इंडेक्स अगर देखें तो बहुत कम रिटर्न दिया है, 2-3% दिया है रिटर्न्स। लेकिन स्टॉक पिकिंग से हमने जो रिटर्न्स एब्सोल्यूट टर्म्स में जो दिए हैं, वो ऑलमोस्ट 20 to 30% रिटर्न्स दिए हैं। तो मैं जैसे कह रहा था, ब्रॉड मार्केट में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, और इंडिया की जो अंडरलाइन स्ट्रेंथ है वो तो है ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खाली निफ्टी 50 नहीं देखना चाहिए, हमें एनएससी 500 देखें, या तो स्मॉल कैप इंडेक्स देखें, मिड कैप इंडेक्स, ब्रॉडर ब्रॉडर इंडेक्सेस इज, आई थिंक मेरे ख्याल से जो इकोनॉमी की इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो एनएससी 500 में ज्यादा दिखती है, न सिर्फ एनएससी 50 निफ्टी 50 में। तो इस तरह से मैं कह रहा था कि अपॉर्चुनिटीज है। मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी का जो नेचर है वो हमें एज इन्वेस्टर्स अपनाना चाहिए, और उससे हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए, क्योंकि जब डिसअपॉइंटमेंट होती है, जब मार्केट साइडवेज लंबे समय तक जाती है, तभी लोग गिव अप करके मार्केट से निकल जाते हैं। बट यही तो टाइम था कि जब हम पोर्टफोलियो बनाए। नहीं, बिल्कुल। वैसे वैसे एक बात है, ये मैं जरूर कहूँगा। मैं देख रहा था आपका 1 साल का रिटर्न 33% का रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज 13% की है। और 6 महीने का भी आपका रिटर्न स्मॉल कैप फंड का 29% है, कैटेगरी एवरेज 18% है। तो ऑब्वियसली ये बात खैर आप कह सकते हैं, और आपके फंड जो इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक वो खुश होंगे आपकी परफॉर्मेंस से। वीरू। बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी मिहिर जी की स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को समझते हैं। आपका वो ट्वीट देखा था मैं, बड़ा खूबसूरत सा, आर यू रेडी टू डिस्कवर द गोरिल्ला स्टॉक्स दैट विल डोमिनेट द नेक्स्ट डिकेड। क्या है मिहिर जी, समझाइए इसको थोड़ा सा। तो वीरू, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये मेरे हार्ट को काफी क्लोज टॉपिक है। ये हमारी बेसिकली ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है, उसको उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो एसेंशियली हमारा संक्षिप्त में कहूं तो फिलोसफी ये है कि जो मार्केट ग्रोथ स्टॉक को जिस तरह से वैल्यू करती है, वो सिर्फ पी या पीजी वगैरह रेशियो से नहीं देखना चाहिए, टर्मिनल वैल्यू से देखना चाहिए। और उसके सबसे बड़ा जो फैक्टर टर्मिनल वैल्यू को डिटरमिन करता है, वो ये कॉल लेने से होता है कि ये स्टॉक जो हाई ग्रोथ पे स्टॉक या सेक्टर हाई रेट ऑफ ग्रोथ पे ग्रो करने की क्षमता रखता है, उसकी जो ग्रोथ रेट की जो पाथ है, उसकी जो ड्यूरेशन है, वो कितनी लंबी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगले साल या 2-3 साल में 30 या 25 या 40% का ईपीएस ग्रोथ अगर कोई स्टॉक दिखाता है तो अच्छी बात है, लेकिन वैल्यूएशन में उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम है। वैल्यूएशन में ये ज्यादा डिसाइड करना बेटर है, इंपॉर्टेंट है कि ये जो
40 नहीं, लेकिन 15 या 20 या 25% ग्रोथ, क्या ये 10, 15, 20 साल तक ग्रो कर सकता है? और मार्केट जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स को है इस तरह से वैल्यू करता है, और जो आज की जो मार्केट कैप है उसकी 70 टू 80% वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ से आती है, न कि नेक्स्ट 2 या 3 साल के। हम 2 या 3 साल का फोकस करते रहते हैं, कितनी ग्रोथ आएगी, ये है वो है, लेकिन मार्केट ये नहीं देखता। मार्केट लेंथ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द ग्रोथ पाथ उसको देखता है। तो ये हमारी जो कोर फिलोसॉफी है, विच इज कॉल्ड टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की वैल्यू ज्यादा होती है, शॉर्ट टर्म की कम होती है, और उसकी वजह से ऑप्टिकली कभी कभी ये लगता है कि ये स्टॉक का FY28 या FY29 के बेसिस पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मार्केट ये कह रही है आपको कि ये सेक्टर या ये स्टॉक लंबे समय तक ग्रो करेगा हाई ग्रोथ रेट्स पे। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की वैल्यू हम ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए आज का जो अगर पी देखे तो ज्यादा दिखता है। ये क्रक्स ऑफ द मैटर है। गोरिल्ला स्टॉक्स हम इसे कहते हैं क्योंकि जो गोरिल्ला है वो एक तो रेयर है, इतना इजी फाइंड करने का नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं फाइंड करना, ढूंढना इजी नहीं होता है, तो एक तो रेयर रेयर हो गया गोरिल्ला। सेकंड इज, ऐसे स्टॉक्स जब लंबे समय तक ग्रो करते हैं तो वो अपनी कैटेगरी में लार्ज एंड डोमिनेंट हो जाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, गोरिल्ला सबसे बड़ा मंकी है, सबसे डोमिनेंट मंकी है जंगल में, उससे कोई, जो मैं कहूंगा, पंगा नहीं लेता सो टू से, तो दे बिकम लार्ज एंड डोमिनेंट इन दैट कैटेगरी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है गोरिल्ला की, वो ये है कि गोरिल्ला की जो आयु है, द लाइफ ऑफ अ गोरिल्ला इज द लॉन्गेस्ट अमॉन्ग्स्ट ऑल द मंकीज। और जैसे मैंने कहा, हम अपने स्टॉक्स की जो ग्रोथ पाथ है उसकी लेंथ कितनी बड़ी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी एज कितनी है, ये लंबे समय तक ग्रो कर सकता है कि नहीं, 10, 15, 20 साल तक पोटेंशियल लगता है, तो वो गोरिल्ला स्टॉक हो जाता है। तो रेयर, डोमिनेंट एंड लॉन्गेस्ट लाइफ ऑफ ग्रोथ, इसलिए हम कहते हैं वी वांट टू फाइंड गोरिल्ला स्टॉक्स। ओके अच्छा, ये आपके गोरिल्ला स्टॉक्स को मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ, ठीक है। क्या ये ज़रूरी है कि हम इसमें अक्रॉस द ऑल सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स में जाएं, उसको बाइसेक्ट करें, उसमें स्टॉक पिक करें, या फिर एक काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? आई मीन वो स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या किसी पर्टिकुलर ग्रुप में भी हो सकती है? फॉर इंस्टेंस आज की तारीख में हम मिड कैप आईटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, आज का डिस्कशन जो है वो लार्ज कैप आईटी पे नहीं है। कुछ ऐसा होता है स्वरूप आपकी गोरिल्ला इन्वेस्टिंग का क्या? तो अपॉर्चुनिटीज तो अलग अलग सेक्टर में होती है, लेकिन वीरू, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि थिंग्स चेंज। जो 15 साल 20 साल पहले के जो इक्वेशंस थे, 10 साल पहले के जो स्टॉक्स और सेक्टर्स थे, जो एट दैट पॉइंट इन टाइम उभरते हुए इमर्जिंग स्टॉक्स थे, वो चेंज होते रहते हैं। तो अगर हम एक बड़ा, सबसे बड़ा एग्जांपल अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का लें या तो आईटी कंपनीज का लें, ये दो बड़े सेगमेंट है जो निफ्टी को आज ड्रैग कर रहे हैं। अब 2 साल से हम देख रहे हैं कि ये दो सेक्टर्स, निफ्टी 50 खास करके लार्ज कैप सेगमेंट में, ये सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन एक जमाने में आईटी भी बहुत बहुत लंबी समय तक ग्रो कर रहा था। सो 90s से लेके 2010-15 तक ये हाई ग्रोथ सेक्टर था, लेकिन अब नहीं है। तो थिंग्स चेंज। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जब आई पहली बार 2001-2002 में, जब लिस्टिंग हुई बड़ी बड़ी फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तब वो छोटी थी, बट लेकिन उनमें गोरिल्ला बनने की क्षमता थी, और आज वो गोरिल्ला बन गए हैं। लेकिन अब ये सेक्टर मैच्योर हो चुका है। तो हमें हमेशा जो है आगे देखना है कि अब कौन से सेक्टर्स हैं जो 10, 15, 20 साल तक ग्रो करेंगे। उस तरह का फ्रेमवर्क रख के चलना चाहिए। तो सेक्टर ऐसा नहीं है कि यही सेक्टर चलेगा, वही सेक्टर चलेगा। वी हैव टू बी डायनेमिक एंड वी हैव टू बी अलर्ट कि भाई ट्रेंड्स किस तरह से जा रहे हैं। आज अगर एआई है तो वो बड़ा नया ट्रेंड है, तो क्या एआई लिंक थीम जो है वो 20 साल तक चल सकती है? मेरे ख्याल से चल सकती है। डिफेंस जो है फॉर एग्जांपल, नया सेक्टर उभर रहा है इंडिया में, क्या ये 10-20 साल तक ग्रो कर सकता है? कर सकता है। तो नए नए स्टॉक्स, नए नए सेक्टर्स हमेशा इमर्ज होते हैं। सो एज अ इन्वेस्टर यू नीड टू एडजस्ट टू दैट रियलिटी। ओके अच्छा, ये वैसे मैं तो बार बार आपका फंड का रिटर्न देख रहा हूँ। ये ऐसे क्या स्टॉक्स आपने पिक कर लिए थे? क्या अल्फा जो इतना ज़बरदस्त अल्फा जनरेट हुआ? और यहाँ से और मतलब कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी लग रही है? नेक्स्ट गोरिल्ला, पिछला गोरिल्ला तो हो गया, अगला गोरिल्ला कौन सा है? अगला गोरिल्ला मेरा ही पोर्टफोलियो है, बिकॉज हम तो हर महीने फुल पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करते हैं। तो आपको तो पता ही है पोर्टफोलियो में क्या है पिछले 2-2.5 साल से, जब से हमने फंड चालू किया है। तो इट्स बट आई वुड से इन जनरल जो हमारा पोर्टफोलियो रहता है,
उसकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, जस्ट बट वैसे मैंने जैसे कहा कि व्यू तो लॉन्ग टर्म से लेते हैं हम, लेकिन इवन नेक्स्ट 2 to 3 years का अर्निंग्स ग्रोथ देखें तो वो मार्केट इंडाइसिस से ऑलमोस्ट डबल है। तो अगर इंडेक्स 10-15% पे ग्रो कर रहा है अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस में, तो हमारा पोर्टफोलियो 30+% अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो दैट्स वन। कमेंसुरेटली अगर आप हमारे पोर्टफोलियो का नेक्स्ट 2 साल का अर्निंग के ग्रोथ बेसिस पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें, वो भी आपको इंडस्ट्री से या बेंचमार्क से ज्यादा लगेगा, बट दैट इज बिकॉज देर इज मच हायर अर्निंग्स ग्रोथ देन द बेंचमार्क। सो हमारा जो ग्रोथ अप्रोच है दैट इज व्हाट्स हेल्पिंग अस। एंड हमने देखा है कि इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट। जैसे मैंने अभी भी कहा कि नए नए सेक्टर्स, सब सेक्टर्स हमेशा उभरते हैं, नए नए स्टॉक्स उभरते हैं। तो पिछले हमारी जो 2.5 साल की जर्नी है उसमें मैं कहूंगा सबसे बड़ा योगदान परफॉर्मेंस में रहा है इंडस्ट्रियल्स का। उसमें पावर, रिन्यूएबल्स, डिफेंस, डेटा सेंटर लिंक जो कैपेक्स थीम है उसमें वी पिक गुड स्टॉक्स, तो वहां हमारी अच्छी अल्फा बनी। सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर आई वुड से इज इन द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस, जहां पे ऑटो और खास करके ऑटो एंसिलरीज में हमारे अच्छे स्टॉक पिक हुए हैं और उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हमें। एंड थर्ड इज फार्मा और केमिकल्स में भी हमने अच्छे स्टॉक्स पिक किए हैं जहां पे अल्फा आई है। तो मेरे ख्याल से we have been focusing on the emerging growth sectors and picking those stocks, especially in the mid cap and small cap space. वहां से हमारी अल्फा अच्छी जनरेट हुई है। ओके, इनफैक्ट मैं देख रहा था आपके पोर्टफोलियो में जो एक नेम स्टैंड आउट कर रहा है वो है लॉरस लैब्स। इनफैक्ट लॉरस लैब्स, कुफोज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने आपके लिए अच्छा अल्फा जनरेट किया है। जो नीश इन्होंने अपने सेक्टर्स में जनरेट किए हैं, चाहे लॉरस हो या कुफोज हो, आपको लग रहा है ये आगे भी इंटैक्ट रहेगा? हाँ, अभी तो काफी सारी जो हमारी मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो क्षमता रखती हैं कि लार्ज कैप भी बन जाएंगी इन ड्यू कोर्स। क्योंकि सबसे बड़ा जो हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ऑफ कोर्स जो मैंने फ्रेमवर्क एक्सप्लेन नहीं किया, बट हम बेसिकली 3 चीज जब होती हैं तो एक गोरिल्ला स्टॉक बनता है। एक तो मेगा ट्रेंड्स, जो इकोनॉमिक मेगा ट्रेंड्स है वो आपके टेलविंड में होने चाहिए। तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग में है ही, फॉर एग्जाम्पल इंडिया चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है। सेकंड इज इंटेंजिबल्स, क्या ये कंपनीज के पास टेक्नोलॉजी, ब्रांड इक्विटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस तरह के अगर मोड्स हैं तो वो कंपनी लंबे समय तक ग्रो कर सकती है विदाउट कंपटीशन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं कहूंगा अनुज के, हंगर फॉर ग्रोथ जो प्रमोटर या मैनेजमेंट में होनी चाहिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जब 3 चीजें आती हैं, मेगा ट्रेंड्स, इंटेंजिबल्स एंड हंगर फॉर ग्रोथ, लीडरशिप जो कहते हैं, LIM लीडरशिप, तो तब जाके एक हाई टर्मिनल वैल्यू विथ अ लॉन्ग ग्रोथ पाथ बनता है। तो इस तरह के हम ट्रेंड्स देखते हैं हमारे स्टॉक्स में। अच्छा मिहिर जी, चर्चा का विषय में आज की तारीख में न्यू एज स्टॉक्स बहुत रहते हैं। आपके पोर्टफोलियो का अगर आप देखें या मेरे पोर्टफोलियो का, किसी के भी पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण अंश होल्ड करते हैं। उस गोरिल्ला स्टॉक्स के थीम के अंतर्गत ये कहाँ फिट होते हैं? आप किन कंपनियों पे फोकस कर रहे हैं जो कि कैश काफ़ी बर्न कर रही हैं बट अपना काफ़ी बड़ा मार्केट क्रिएट कर चुकी हैं? आपकी थीम ये न्यू एज स्टॉक्स में, उसकी रीडिंग में, उसके आकलन में, उसके सिलेक्शन में क्या है? तो ये न्यू एज स्टॉक्स है वो हमारे जो हाई टर्मिनल वैल्यू गोरिल्ला इन्वेस्ट में परफेक्टली फिट होती हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये स्टॉक लंबे समय तक टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रो करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द न्यू एज कंपनीज, वैसे आपने कहा कैश बर्न, लेकिन हमारी जो पोर्टफोलियो कंपनीज है मोस्ट ऑफ देम आर नाउ प्रॉफिटेबल। IPO के टाइम पे शायद कैश बर्न कर रही थी, लेकिन अब तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव टर्न्ड प्रॉफिटेबल एंड रैपिडली इंक्रीजिंग द मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो फेज भी चला गया है कैश बर्न वाला। लेकिन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये कंपनी लंबे समय तक ग्रो करनी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, जैसे मैंने बोला मेगा ट्रेंड्स, तो न्यू एज कंपनी में टिपिकल मेगा ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग होता है, लेकिन ब्रॉडली अगर देखें तो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज हो रही है, ऑफलाइन टू ऑनलाइन हो रही है ट्रेंड, एंड फॉर एग्जांपल ब्रांडेड से इनफैक्ट ओन ब्रांड्स तक भी जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है कंपनीज, दे आर डिसरप्टिंग द एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जिस्टिंग मार्केट कंज्यूमर का फॉर एग्जांपल देखें तो बहुत बड़ा है, और ये मार्केट में ये लोग धीरे धीरे करके अपना शेयर बढ़ा रहे हैं। और अब तो अभी भी इनका जो शेयर है वो लेस देन 5% है इन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में देखूंगा तो क्या ये लेस देन 5% कैटेगरी का जो शेयर है उनका,
5% से 10%, 20% हो सकता है 10-20 साल में, डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज मार्केट और टेक्नोलॉजी उस तरह जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है वो साइड पे जा रहे हैं। तो 10 साल का, अगर 20 साल का हमें ग्रोथ पाथ दिखता है, तो फिर ये इनकी जो टर्मिनल वैल्यू है बहुत हमेशा हाई रहेगी। जो मार्केट्स विल स्टार्ट लुकिंग एंड ऑलवेज लुकिंग एट द लॉन्गर टर्म पोटेंशियल ऑल्सो। दैट्स वाई जो न्यू एज कंपनीज है, टिपिकली हमें देखते हैं कि हमारी जो लीडरशिप इंटेंजिबल्स और मेगा ट्रेंड्स वाला जो फ्रेमवर्क है, गोरिल्ला इन्वेस्टिंग के फ्रेमवर्क में बहुत अच्छी तरह से बैठती है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिहिर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना व्यू रखने के लिए हमारे सामने।